अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फसीसा का। आज दो राय में बात करेंगे मुल्क के अहम सियासी मामलात पर जिनमें गर्मा गर्मी अरूज पर है। नवाज शरीफ की नाअहली पर शोर शराबे के बाद अब इंतखाबी इस्लाहात का कानून मौजूए बहस है। हालिया दिनों में नवाज शरीफ के मुख्तलिफ अदारों के हवाले से बयानात ने पार्टी के अंदर भी किसी हद तक गिरोहबंदी को जन्म दिया है। अब पार्टी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ हल्के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर बनाने के हक में हैं और कुछ का रवैया जारहाना है। एहसन इकबाल साहब के बयानात और फिर शहबाज शरीफ साहब के अपने बड़े भाई को मशवरे इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में नवाज शरीफ के नज़र आए वाले बयानिए में कोई तब्दीली क्या देखने को मिलेगी, और आखिर में बात करेंगे कि इस तमाम सियासी रसाकशी में आम आवाम कितना मुतासर हो रही है और बढ़ती महंगाई और कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर से पैदा होने वाले मसाइल सियासतदानों की तवज्जो का मरकज़ बनेंगे या नहीं। इसलिए फसी भाई हम इस तमाम गुफ्तगू में पढ़ें। आई थिंक फहरिस्त में जो सबसे अवलीन मौजू है वो है झल मक्सी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। और ये आई एम नॉट श्योर आप इत्तफाक करेंगे कि नहीं, ये हमें दो नुकात हमारे सामने आते हैं। पहला नुक्ता ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते चलें कि जी दहशत गर्दी की कमर टूट गई और हम इससे आगे बढ़ गए। ये एक बहुत लंबी जंग है और इसके साथ साथ आपको ना सिर्फ सिविलियन अदारे और फौजी अदारों को एक ही सफ़े पे आना होगा, लेकिन साथ में आपको ये सोच भी तय कर लेनी चाहिए कि अभी बहुत ज़्यादा इक़दाम हैं लेने वाले। तो एक तो ये बात, और साथ में अफसोसनाक बात है वो ये है कि जब बलूचिस्तान में इस तरह का वाक़या होता है तो उसको उतनी कवरेज नहीं मिलती जितने अगर बाकी सूबों में होता या अगर पंजाब में होता तो उस तरह की कवरेज होती। आपने अभी जिस तरह प्रेस साइकिल, हमने इंट्रो भी पढ़ दिया, जिस तरह की डिस्कशन हो रही है कि पार्लियामेंट में ये हुआ, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस ये हो रहा है, मुल्क कहाँ जाएगा, झल मक्सी की बात खुद ब खुद ख़त्म हो गई। तो आई फाउंड दैट वेरी वेरी डिप्रेसिंग। इसमें दो तीन चीज़ें, एक तो बात आपकी सही है कि इसे अटेंशन नहीं मिलती, और ये भी इसलिए कि बलूचिस्तान में इसमें हम सब जो पाकिस्तानी हैं इसमें सब मुल्लविस हैं। एक लिहाज से मैंने एक दफ़ा एक जर्नलिस्ट से पूछा जो अपने प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे, वो कह रहे कि मैं करना चाहता हूँ बलूचिस्तान पे प्रोग्रामिंग, जब भी मैंने की है मेरी रेटिंग ज़ीरो आई है। ये जो ज़ीरो रेटिंग आती है ये क्यों आती है? बिकॉज लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी है कि जब आप बात करते हैं कुछ नेशनलिस्ट छोटे सूबों से, ये जो मॉडल टाउन का वाक़या है, ठीक है ना, ये भी एक ट्रेजेडी, लाहौर, ठीक है ना, ये एक ट्रेजेडी है, ठीक है, लेकिन उनको ये बात चुभती है कि ये अब साल इसके हो गए हैं, आप इतना दोबारा अभी भी रेजोनेट करता है कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। वो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ, और ये एक लेवल से ये एक वो है, वो नज़र आ जाता है कि आपकी एक सेलेक्टिव सिंपैथी है कि कुछ जो आपके सेंटर में या डेवलप्ड एरियाज़ में। तो बात आपकी सही है, इसमें हम भी शामिल हैं। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक है फसी भाई। अगर आप मॉडल टाउन वाक़े को ले लें, वो अब फिर से रेजोनेट कर रहा है। हाँ। लेकिन जो क्वेटा की हस्पताल बॉम्बिंग हुई थी जिसमें आपने वकीलों की एक तमाम जनरेशन को, एक तमाम नस्ल को ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद इंक्वायरी कमीशन की एक पूरी वो रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में उन्होंने आपको कुछ तजावीज़ का कहा हुआ है, और ज़ोरदार रिपोर्ट है। उन्होंने आपको इक़दामात बिल्कुल स्पून फीड किए हुए हैं। और तब आपके एक वज़ीर दाखिला साहब थे जिन्होंने कहा कि जी मेरा तो एक तो उन्होंने फिर अनाग इशू बना दिया था कि आपके जो अफसर थे वो बहुत जूनियर थे जो मुझे चिट्ठियां भेज रहे थे, हर तरह की वो बातें कर गए। उसमें फिर कवारियत का भी जो उनका एक तरह का फ्रेश किस्म का पर्सपेक्टिव था वो भी सामने आ गया। यू डिड नॉट टेक इट सीरियसली। जो आप अभी भी मॉडल टाउन को सीरियसली ले रहे हैं, बाकिर नजाफी साहब की रिपोर्ट को भी नुमाया करने की कोशिशों में हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। अब मॉडल टाउन में फिर भी कुछ चीज़ें रहती हैं, वही कि रिपोर्ट निकल आना है, उसमें रेजोनेट ये भी करता है कि कादरी साहब एनुअली आ जाते हैं, ठीक है, वो बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो एक लिहाज से पाकिस्तान के अंदर जब वो मर जाते हैं, आप कहते हैं हम सब पाकिस्तानी हैं, आपके साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आप फिर बेसिकली ये कह रहे हैं उनके कि आप भूल जाए,
ٹھیک ہے نا, بہت شور مت کیجیے گا اس پہ. نہیں تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اور علاقوں کے جو ٹریجڈیز ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں, وہ پھر آپ دہراتے ہیں, آپ یاد دلاتے ہیں, تو ایک لحاظ سے یہ ایز پاکستانیز ہم سب کو کرنا ہوگا, ایون اس ایز دا میڈیا. تو آج میں بھی خوش ہوں آپ نے یہ بات کر دی ہے, بیکاز میں خود جب ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو لگ رہا ہے کہ نہیں ہوا. لیکن آپ نے یہ بات کی کہ جی ہم سب اس میں ملوث ہیں اور میڈیا بھی اس میں ملوث ہے, لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میڈیا کی اس حد تک نااہلی اپنی طرف کہ جی آپ نے اس کو اس حد تک کوریج نہیں دی جو آپ کو دینی چاہیے تھی, یہ نیگلیجنس تھی. لیکن کیا جو ایک قومی بیانیہ ہوتا ہے یا جو ایک قومی مباحثہ ہوتا ہے وہ آپ کے رہنما اور آپ کے یہ سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں وہ بھی کافی حد تک سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ صبح سے شام اس میں ہی لگے ہوئے ہیں کہ جی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے وہ لیڈر آف اپوزیشن اور چیئرمین نیب اور اس کو کس طرح تقرر کریں گے اور آپس میں سول ملٹری اسی صفحے پہ بھی نہیں بیٹھ رہے. شہباز شریف صاحب نے ایک اور بات کر دی نواز شریف کیمپ کو, تو بلوچستان کی طرف جو جتنی آپ توجہ دے سکتے ہیں وہ بھی کم سے کم ہوتی رہے گی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں, جو میں یہ بڑے سٹیٹمنٹس نہیں دینا چاہتا کہ قوم کی اٹینشن کو آپ ادھر ڈائیورٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ واقعی میں ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ویسے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسٹرکچرل جو مسائل ہیں جو رہیں گے اگر کوئی بھی پارٹی آ جائے, ایک ہے کہ ہم ایک ذرا سا ایک لحاظ سے ہماری فیڈرل اسٹرکچر ہے لیکن ہماری جو سیاست ہے وہ صوبائی ہے, صوبائی بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم میجورٹیرین بھی ہے کہ جس کی اکثریت ہے وہی بات, ہاں وہی بات چلتی ہے. یہ بات میڈیا پہ بھی آتی ہے. جو صوبائی مسائل ہیں وہاں دو ہیں, ایک تو یہ ہیویلی سیکیورٹائزڈ پروونس ہے, اس میں اس لیول آف ڈسکشن ہو ہی نہیں رہی. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے اپنے پولیٹیکل سسٹم ہے, بیکاز یہ جو پروونس میں جو سیکیورٹی مسائل ہیں وہ بھی ایسی فنکشننگ تو نہیں ہے کہ ریپرزینٹیو وہ ٹوٹلی, ٹھیک ہے نا. اس میں ہم جو ایک کرٹیسزم کرتے ہیں بلوچستان کا کہ جو پارلیمنٹ میں ہو یا جو اسٹیٹ کے ساتھ کام کرتا ہو, ٹھیک ہے, ایک لحاظ سے وہ ایک پیٹرنیج نیٹ ورک بھی ہوتا ہے. تو یہ مسائل جو ہے نا ایک لحاظ سے یہ بھی ان سب چیزوں کو ذرا پیچھے. میں ویسے آپ کو ایک عجیب چیز بتاؤں فصیح بھائی, اگر آپ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی پرفارمنس دیکھ لیں وہ باقی صوبوں سے کئی آگے ہیں ان ٹرمز آف ترقی پسند قانون سازی, ان ٹرمز آف یہ سمجھنا کہ جی ہمارے شہریوں کے یہ جس طرح کہتے ہیں کیپیسٹی ایشوز ہیں ان کو ہم پوری طور پہ کس طرح پر کریں. اگر آپ ہماری جس طرح قومی اسمبلی ہے اس کو کمپیئر کریں بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے ساتھ, تو اور یہ میں کہتا ہوں پورے اس کے ساتھ کہ زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بات صحیح, تو آپ چانس تو دیں, آپ چانس ہی نہیں دیتے, آپ بات تو کریں. لیکن جو بات چیزیں جیسے سیکیورٹی ہوتی ہے اور یہ چیزیں یہ اس دائرے میں نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. تو وہ اور جو پرفارمنس اپنی جگہ ہے, لیکن ہم اس پرفارمنس کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی بھی واپس دے دیں ان کو, بیکاز اگر یہ اس میں صحیح کام کر رہے ہیں, اپنا جو ایک مومنٹم ہے, اپنی یہ سیلف ڈٹرمنیشن ہے, وہ ان کو یہ موقع پھر فراہم کریں. بالکل ٹھیک. اگلے حصے میں بات کریں گے ملٹری امبیلنس, اسی صفحے پہ دونوں قوتیں نہیں آ رہی اور قیاس آرائیوں کا جو بازار ہے وہ شدید گرم ہے. ایسا کیوں ہے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ نون لیگ کا مارشل لا لانے کی پوری تیاری ہے. جناب, جب ایک سیاسی جماعت کے رہنما اس طرح کا بیان دیتے ہیں, ٹھیک, اور آگے سے جو ان کی مخالف سیاسی جماعت ہے وہ ایک پورے انتخابی قانون کو اس میں ترمیم لے آتی ہے تاکہ صرف اور صرف ایک شخص کو کسی نہ کسی طرح سے فائدہ پہنچ جائے, تو آدمی کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور وہ جو ایک اینزائٹی ہے وہ آپ کو کافی چینلوں میں دیکھنے کو ملی ہوگی کہ دیر از سم تھنگ ان دا ایئر جو پہلے شاید نہیں تھا. ایسا ہی ہے. ہاں, اور دو چیزیں, یہ تو خیر اس پہ ہم نے کافی عرصے سے بات کی ہے کہ سسٹم میں پریشر بہت آ رہا ہے, تھوڑے اسے اسکیپ بھی چاہیے کہ اتنا پریشر ہو نہیں, بٹ اب آئی تھنک اب بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ گیا فصیح بھائی, اور کوئی اس کو ڈی کمپریس نہیں کر رہا اور کوئی آپ کے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ ذمہ دارانہ بات نہیں کر رہے.
یہ بات صحیح ہے. ایک لحاظ سے میں دو چیزیں اس پہ کہنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ ابھی جو رسپانسبلٹی آتی ہے, فرینکلی پاور جو ہماری انیکول ہے وہ پڑتی ہے نواز شریف پہ. اچھا, اس میں عاقز ایک بات کاٹ کے, مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر بایو ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے uneasy lies the head that wears the crown. میں نے کہا آپ کی شاید اس میں وہ ذرا ان کا کون سا کراؤن ہے؟ یہ دیکھیں, یہ آپ ہیں جو کہہ رہے ہیں ان کا کون سا کراؤن ہے, بٹ یہ ان کی ٹویٹر بایو تھی کافی دیر تک. تو جو سر پہ تاج, دو چیزیں, ایک یہ کہ جو ایک لحاظ سے ہم یہ انفرنس لائک ہم گیس کر سکتے ہیں. دیکھیں, نواز شریف ریموو ہوئے, اس کے بعد سے یہ کیسز اب یہ پروسیکیوٹ ہونا شروع ہوئے. درمیان میں جی ٹی روڈ وہ قافلہ جو چلا تھا, اب ہم نے دیکھا ہے جس میں بائی دا وے آپ نے ایک بچے کو بھی نیچے دے دیا تھا اور پھر اس بچے کے گھر بھی آپ نہیں گئے. جی ٹی روڈ قافلہ میرے خیال سے صرف اسی چیز کے لیے یاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اب اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم جو اس کو دیکھ کے ایک 90s میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے کسی حکومت یا کسی کو ریموو کرنے میں, اس میں ایک انڈر ہینڈ گیمز ہوتے تھے, ایجنسی کے ہاتھ ہوتے, لیکن وہ نہیں ہوا اس کے بعد امیڈیٹلی. ٹھیک ہے, تو ایک لحاظ سے اگر ہم نے دیکھا ہو کہ یہ جو تنازن تھا, یہ جو پرابلم تھا, یہ اس پہ سٹاپ ہو سکتا تھا اگر نواز شریف سسٹم سے باہر ہو جائے. انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ انہوں نے نہ واپس آنا ہے, انہوں نے بالکل پرائم منسٹر بھی وہ کہتے تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے پھر بننا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو لا ہے یہ ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایٹ لیسٹ جی ٹی روڈ ریلیز میں میں سمجھتا تھا کہ جو ایک ایکسیپٹیبل دائرہ گفتگو تھا اس کے درمیان رہے. ٹھیک ہے, آپ ایک ڈیسیجن سے نہیں مجھے یاد ہے فصیح بھائی, آپ کہہ رہے تھے پرانے شوز میں, آپ کہہ رہے تھے جب یہ قافلہ چل بھی رہا تھا کہ ابھی تک یہ ذمہ دار گفتگو ہی کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا. اور اب جو ہے نا, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی اور ڈسکشنز آ رہے ہیں, جب آپ 71 کا حوالہ دیتے ہیں, جب آپ کچھ اور حوالے دیتے ہیں, تو ایک لحاظ سے وہ پریشر اب تو بہت زیادہ ہی بڑھ رہا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ نواز شریف پہ پڑتی ہے. دیکھیں, وہ ابھی بھی ان کی پارٹی جو ہے اقتدار میں ہے, ان کے فیملی کے اندر ہی اگر ری الیکشن ہو جائے, ٹھیک ہے نا, ان کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ کسی حد تک 1-2 سال یا 3 سال جو بھی ہے ان کو اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ نکالنا ہوگا, بیکاز ابھی واقعی پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا. اب یہ سب کچھ کہہ کے میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رسپانسبلٹی اب نواز شریف پہ بڑھتی ہے, لیکن جو اسے انجینئر کر رہے ہیں دس ڈزنٹ میک اٹ رائٹ. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ بھی آپ نے انجینئرنگ کا کہا ہے. ہاں, تو یہ بھی آپ واپس اس میں تو نہیں جا رہے 94 میں اور مڈ نائٹ جیکٹ میں, اب ایک دو آپ بھی 90 کی دہائی میں تو واپس جا رہے ہیں. اصل میں آپس کی بات ہے فصیح بھائی, مجھے تو 90 کا دہائی یاد ہی نہیں ہے کیونکہ میری عمر بڑی کم تھی. ہاں, آپ اس لیے تو میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ مشرف کے دور سے نکل کے اور بھی تاریخ ہے. جی, یس, ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو اب اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو میر ظفر اللہ جمالی نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, ان کی پارٹی نے جو بات کی ہے, وہ جو آئی بی کی لسٹ تھی جس میں سے آئی بی کے ہیڈ خود کہتے ہیں کہ یہ لسٹ دس از ناٹ ریئل. ٹھیک ہے نا. جی, تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک انڈیکیشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو پارٹی میں اندر ایک سپلٹ ہے, بیکاز سکسیشن کا مسئلہ ہے. میرے خیال میں پارٹی جو ہے وہ آگے لے کے چل سکتی ہے نواز شریف کو, لیکن جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ڈیزائر ہے کہ یہ پارٹی پھر مریم لیڈ کرے گی, اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وہ ایک اور چیز ہے جو ان کا اپنا کیس کم از کم جب اگر وہ کسی حد تک ایک کوئی کیپٹل چاہتے ہیں کہ یہ فائٹ بیک کرے, تو وہاں سے یہ بھی کرے, اور جب تک نواز شریف اس پہ نہ کرے. لیکن دوسرا یہی کہ جہاں سے اگر انجینئرنگ ہو رہی ہے نا, یہ رسپانسبلٹی اس بھی ہے, بیکاز یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور یہ کہیں سے بھی لا کے مطابق نہیں ہے, اور یہ اس نے کبھی پاکستان کو فائدہ نہیں. اس میں میں صرف اس حد تک اختلاف کروں گا فصیح بھائی کہ the public is not stupid. جو لوگ ہیں جو ووٹ بھی دیتے ہیں وہ انتہائی باشعور ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ سارا ایک نجی اخبار ہے جو تعلق بھی رکھتا ہے اس چینل کے ساتھ ہی, اور وہ سارا ایک ایشو بن گیا تھا لیکس کا وغیرہ وغیرہ, تو پھر آپ نے کہا کہ جی ریجیکٹڈ, یہ جو سارا آپ نے کیا یہ ریجیکٹ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس ریجیکشن کو ریٹریکٹ کر لیا تھا جب وہ تمام وفاقی وزراء اور بیوروکریٹ اور مشیر فارغ ہو گئے.
इधर पैनामा के फैसले के बाद आप हफ्ता दर हफ्ता दिन ब दिन आप इन दो अदारों के बारे में, पहले आप दबे हुए लफ्ज इस्तेमाल करते थे, फिर आप लोहे की गोलियों के बारे में, आप लोहे के चने सॉरी उनको डिस्कस करना शुरू हो गए, और फिर फाइनली आप उतर गए और आप कहना शुरू हो गए कि जी कुछ लोग कुछ ऐवानों में या कुछ अदालतों में स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, या कुछ लोगों को 1971 से कुछ सबक सीखना चाहिए। इसमें पब्लिक आपका साथ नहीं दे रही। मुझे जो मसला हो रहा है, नहीं तो जब आपका वो साथ भी नहीं दे रही और आप फजूल में इस तरह अदारों को इस तरह एंटागनाइज किए जा रहे हैं, माजी में भी ऐसा हो जनाब पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमने कितनी ज्यादा तनकीद की हुई है ऐसी शो पे। 5 साल जब भी कुछ इस तरह का उठता था वो कहते थे भाइयों तमाम अदारों को आप उसी सफ़े पे रखें, टू आई वुड से द पॉइंट ऑफ नेगेटिविटी, कि आप उसी रिकॉन्सिलिएशन का लफ्ज कर करके सबको वजारतें भी बांट रहे हैं और शायद सिविलियन स्पेस भी तंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आप हर बार जारहाना मोड में आ जाते हैं। देखिए यही तो बात है कि यही इसी पे तो मैं अग्री कर रहा हूँ कि जो रेड लाइन है वो तो नजर आ रहा है कि अब नवाज शरीफ क्रॉस कर रहे हैं। और अगर ये माइनस, अब ये जो आपके ये टीवी चैनल्स हैं, हाँ, सब शुरू हो जाते हैं कि जी शायद -1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। डू यू थिंक इससे कोई मसला हल हो जाएगा? नहीं, इफेक्टिवली जो लॉन्ग टर्म मसला है, जो सिविलियन मिलिट्री रिलेशन है, ये तो एक लॉन्ग टर्म मसला है जिसका हल अभी भी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, ये तो अगर नवाज शरीफ ना होते, ठीक है ना, वो जो एक टेंशन है कि अथॉरिटी किसकी है, पॉलिसी कौन सेट करता है, ये तो नहीं रिजॉल्व होता। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान भी 2018 में आ जाए तो वही मसाइल एक साल के अंदर उनको भी यही मसला होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो एटलीस्ट देखें, अगर नवाज शरीफ एज अ पॉलिटिशियन देख लें कि मेरे पास अभी कैपिटल कितना है, मैं कौन सी बातें कर रहा हूँ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जब हम भी यही डरते हैं कि क्या ये सिस्टम कहीं कुछ और ना हो जाए, तो वो तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाज शरीफ पे भी बढ़ती है। और दूसरा ये कि उनके पास एक लग्जरी है, और वो लग्जरी ये है कि आपकी पार्टी अभी भी पावर में, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, अभी भी लग रहा है कि वही रिटर्न होंगे। ठीक है, तो ये जो आप चला रहे हैं ये एक लिहाज से इररिस्पॉन्सिबल हो गया, बिकॉज उसमें अगर जो सिस्टम में प्रेशर आ जाता है, अभी तो फिर भी देखें, मैं समझता हूं कि अभी जो ये रेंजर्स का वाकया हुआ है, अब दिस इज सिम्टोमेटिक ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, इसमें जो मुझे प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि जो पहले केस हुआ जिसमें एहसन इकबाल को अंदर नहीं जाने दिए, आई थिंक दैट कुड बी वेरी वेल अ मिसअंडरस्टैंडिंग। एसएसपी से रिक्वेस्ट हुई, हुएवर टोल्ड द एसएसपी, ठीक है, उन्होंने समझ लिया, ठीक है, जो भी है मुश्किल है, लेकिन फिर लेकिन उसमें रूम है, जगह है, ठीक है। लेकिन ये जो विड्रॉल ऑफ रेंजर्स फ्रॉम द असेंबली, ये तो कहीं से दिस इज नॉट ऑन, ठीक है ना। जितना भी हालात बुरे हो जाएं, तो मैं इसलिए भी कहता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ, अभी मुझे लगता है कि नवाज शरीफ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फोर्सेज, द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, कि जितने भी बुरे हो जाएं, आप जो आपकी सेंट्रल स्टेट इंस्टीट्यूशन, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, उनको कमजोर ना करें, आप उनको पर्सनालिटियों में इसी तरह की कशीदगी बढ़ती रहेगी। लेकिन जाते जाते ये भी कहें फजी भाई के एक ऐसी जमात की भी सरबराह जिनका हम नाम नहीं ले सकते, साबिक सरबराह, तो उन पे भी ये -1 होता रहता था, और उनके हामी जो थे आखिरी दिन तक कहते थे -1 नहीं है, -. एक चीज मैं कह दूं अगेन, तो नवाज शरीफ, ठीक है जी, वो पार्टी भी अभी स्ट्रांग है, ठीक है, अपनी रिप्रेजेंटेशन, इफ एनीथिंग उन्होंने एक ऑडेशियस मूव भी किया कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी अपना ले आए, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मुस्लिम लीग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस लिहाज से ये पार्टी भी चल सकती है, और अगर नवाज शरीफ को ये कबूल करना पड़ा, मे बी पीपल वोंट लाइक इट, ठीक है, ये सब कुछ, बट अब सर्कमस्टांसेस इस तरफ चले गए हैं कि इवन दो आई डोंट लाइक इट, बिकॉज मैं समझता हूँ कि जो आपका हाँ, एक छोटी सी चीज़, आई डोंट बिलीव कि ये जो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ये लाए हैं कि स्पेसिफिकली नवाज शरीफ के लिए, वो कम से कम ये इस टर्म में नहीं होना चाहिए था, वो नेक्स्ट टर्म में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, वक्फा लेंगे लेकिन गुफ्तगू जारी रहेगी। अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान अब देख रहे हैं एक ऐसा मुस्लिम लीग जो मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर होगा। रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की। दोनों अदारे एक सफ़े पे नहीं नज़र आते, लेकिन साथ में एक और पार्टी है जो बाय इटसेल्फ एक सफ़े पे नहीं नज़र आती। फसी भाई, हम शुरू में कह रहे थे कि पैनामा के फैसले के कुछ दिन बाद ये काफ़ी हैरत अंगेज़ बात है कि जो जमात है वो बिल्कुल कायम रही, कोई हाई प्रोफाइल डिफेक्शंस नहीं हुए, कोई उस तरह की चीज़ नहीं हुई। लेकिन एक ज़रा सुन लेते हैं कुछ हमजा शहबाज साहब के मुतल्लिक। पहले मेरी तरफ से आपको मुबारक, कुलसूम की तरफ से मुबारक, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मुबारक, मरियम नवाज की तरफ से मुबारक, हम सब की तरफ से आपको मुबारक, बल्कि आपको मुझे मुबारक। हमजा की तरफ से मुबारक। और ये क्या कहते हैं वन पॉइंट, आपको मुझे मुबारक? नहीं जनाब, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा आपको मरियम साहिबा की तरफ से मुबारक, और फिर जो महफिल थी वो ज़ोरों शोर से कहना शुरू हो गई हमजा हमजा हमजा, जिसके बाद से मियाँ साहब ने फरमाया आपको हमजा से भी मुबारक। ये हुआ है जनाब। इसको ये क्राउड इफेक्ट इसको कहते हैं जी। ये भी वैसे इंजीनियर्ड होता है। ये आप कुछ ज्यादा, आप हर तरह की आज इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की भी और वो दूसरी तरह की भी इंजीनियरिंग की भी, लेकिन अरब की भी। वो देखें, बुर्जुल अरब को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी वो एफर्ट ने बनाया। और ये तमाम, ये मैं बिल्कुल उस पर ऑफ टेंजेंट जा रहा हूँ, लेकिन ये दोहा और बुर्जुल अरब और दुबई, ये सब के सब आपको पाकिस्तानी एफर्ट की वजह से बने। ये एक नतीजा ही है पाकिस्तानी कुव्वत का और पाकिस्तानी मेहनत मुशक्कत का। बस इसलिए तो मैं सुषमा स्वराज के खिलाफ हूँ। वी आर ए नेशन ऑफ इंजीनियर। नहीं, वी आर ए नेशन ऑफ बिल्डर्स। हाँ, बिल्डर्स। हाथों से बनाते हैं, हाथों से कायम करते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो मोहम्मद खान जुनेजो साहब के फौत होने के बाद एक सियासी जमात को कायम किया था, उनके जो कारकुनान हैं वो ऊंचा ऊंचा कर रहे हैं हमजा 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 के नारे। इस पे अगर फसी ज़का साहब का गहरा तज्जिया हो सकता है जनाब? गहरा तो नहीं है, लेकिन जो सरसरी बात है वो नज़र आ रहा है। जब मरियम ने वो NA 120 का इलेक्शन कैंपेन ले लिया, जिसमें वो खफा हो गए। बट उसमें ये तो थे ही नहीं, तो उनके क्यों नारे लग रहे हैं? तो वो इसलिए कि यही परसेप्शन है, इनके लोग भी है। देखें, होम ग्राउंड अगर आज इफेक्टिवली आप देखें, होम ग्राउंड तो अब शहबाज साइड ऑफ द फैमिली का है। क्यों? लाहौर मरियम साहिबा ने जीता और कुलसूम नवाज साहिबा कामयाब हुई। नहीं, वो तो कंस्टिट्यूएंसी से, बट ओवरऑल लाहौर जो है मियां साहब का। वैसे अगर सही तरह देखा जाए फसी भाई, जो आप कह रहे हैं कि लाहौर उनका नहीं रहा, अगर आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक अपनी सियासी जमात फर्ज करें वो बना देते हैं, उसमें वो हमजा शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हो जाते हैं, आपको लगता है उनको वोट पड़ेगा? क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अच्छा, और ये इंटरेस्टिंग सवाल एक ये भी थियरी प्रेजेंट की गई थी इस पे, बल्कि आपके साथी हैं मेरे सीनियर नुसरत जावेद साहब ने भी इस पे थोड़ा सा तज्जिया किया था। ये थियरी प्रेजेंट की गई थी कि क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब इसमें शामिल नहीं थे इस कैंपेन में, तो डॉक्टर यास्मीन साहिबा और कुलसूम नवाज साहिबा के जो वोट हासिल करने के बीच जो फ़र्क था वो इंतहाई कम था। लेकिन अयाज सादिक साहब वर्सेस अलीम खान साहब में तो हमजा शहबाज शरीफ साहब शामिल थे और उसमें तो उससे भी कम वोट डिफरेंस था। तो क्या हमजा फैक्टर को बहुत ज्यादा ये उभर के सामने आ रहा है? क्योंकि बकौल फसी ज़का साहब के इंजीनियरिंग का तमाम कमाल है। इंजीनियरिंग तो वो एक महफिल में चल सकती है, वही ना, नेचुरली तो नहीं चल सकती। लेकिन एक चीज ये है कि मेरे ख्याल में ये जो सवाल है, ये सवाल बनता है शहबाज शरीफ का, हमजा का कम बनता है। ठीक है ना? आप उनका ही जवाब दीजिए। ठीक है ना? हम तो शहबाज शरीफ जो है
पिछले 8 साल 9 साल में जो इनकी डिलीवरी है कम से कम लाहौर में क्या और डिलीवरी है सड़कों के अलावा और अंडरपासों के बस अलावा? ये भी लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, लोग नहीं इस्तेमाल करते। नहीं सही बात है। नहीं वो तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि लोग हवा कोई लोग सांस नहीं लेते, ऑब्वियसली आप सड़क उनके सामने बना देंगे वो उस पर चढ़ जाएंगे। Exactly. लेकिन अगर आप सेहत और तालीम के शोबों को रिफॉर्म नहीं करेंगे, वही बात है जनाब, आई थिंक इस शो पे मैं 2-4 बार कह चुका हूँ। एजुकेशन में एक मिनट, एजुकेशन में इन्होंने तो मैसिव रिफॉर्म्स किए, कहाँ रिफॉर्म किया? बहुत रिफॉर्म्स किए। Where? आप अगर इनके वो देख वही लें दाने जो- स्कूलों को फिर से खड़ा करके नहीं, दानिश स्कूल तो इनका एक वो है गिमिक, हाँ इन अ वे एक लाइक बहुत बड़ा लैपटॉप्स वो है एंड शाइनी रेड बसेस। नहीं शाइनी रेड बसेस इज अ वो भी- गुड प्रोजेक्ट, वो भी good project है। लैपटॉप्स जो है वो दैट्स अ टेरिबल प्रोजेक्ट। आपके दोस्त ने नहीं फरमाया फसी भाई के इसी बस की कीमत हम 6 लाख ऑल्टोज कर सकते थे? देखिए शायद वो ट्रांसपोर्ट के तौर पे अच्छा ना समझा जाए, लेकिन नहीं ट्रांसपोर्ट छोड़े किसी भी मुल्क में किसी भी लेवल पे ये देखें, अच्छी पॉलिसी भी ना समझा जाए। हमारे अच्छा चल आप बताएं। सेंट्रल सवाल ये देखें, शहबाज शरीफ नो फसी भाई उस लिहाज से एज ए लीडर ऑफ द पार्टी मे बी अनटेस्टेड, लेकिन उनकी जो क्यों व्हाई नहीं, लेकिन जो उनकी फुल कंट्रोल रही है पंजाब में, अगर ये हम अज्यूम कर दें कि ये अपने ओन पे खड़े हो जाएं एज ए सेपरेट एंटिटी, इनको वोट नहीं पड़ेगा। वफाक में तो कोई तजर्बा नहीं है उनका, हाँ, और वोट नहीं पड़ेगा उनको। हाँ, लेकिन इन सम वेज जो आजकल आपके प्रोविंस चलाना है वो तो इट्स अ मच बिगर जॉब। तो 18वीं तरमीम की वजह से आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब लीडर बन गए क्योंकि अब वो डिवोल्यूशन हो गई है, सब कुछ हो गया है। ये आप जरा सुने जरा। नहीं, आप मुझे समझाएं, आप ये बात जो है ना, अगर आप जी। उनको अच्छे या बुरे समझते हैं, आप इनको लीडर क्यों नहीं समझते? देखें जनाब, मैं सिर्फ इस हद तक कह रहा हूँ कि अगर मेरे बड़े भाई साहब, ठीक है, एक बहुत कम उम्र में वजीर आला बन गए, उससे पहले वजीर सूबाई वजीर खजाना बन गए, वजीर आजम फिर बन गए, ठीक, और फिर परवेज इलाही साहब का हाथ पकड़ के उनको कहा जाता है कि आपको ही हम बनाएंगे, लेकिन फिर एंड में छोटे भाई साहब को ही बनाया। मैं लीडर नहीं बना इसकी वजह से, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ ये बना कि मैं वजीर आला बन गया क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो जमाने पे छाए हुए हैं और चौधरी बरादरान को वो चांस नहीं देना चाहते। देखिए, ठीक, ये वो जेनेसिस था फॉर द सेम रीजन। अच्छा चले आप बढ़े, ये जरा आपकी ये वो मुस्कुराहट ठीक है, जी, नहीं आप बताएं, द फ्लोर इज योर्स। नहीं, ये तो हमने देखा है बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है दुनिया में जहाँ पे फैमिली में जो अंडर स्टडी होता है, ठीक है ना, वो आखिर में ही बिकम्स द लीडर, ठीक है ना। तो यहाँ अंडर स्टडी नहीं है, यहाँ छोटे भाई हैं। इसके बाद हमजा शहबाज साहब आएंगे, उसके बाद हमजा शहबाज साहब के छोटे भाई आएंगे और फिर उनके बच्चे आएंगे और फिर 2050 में ये बात हो रही होगी। अब आप दूसरा सवाल करें, वो ये आप ये कह रहे हैं कि क्या ये खानदानी सियासत ठीक है या नहीं ठीक नहीं, ये तो हम अग्री करते हैं। मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी सियासी जमात जहाँ 180 MNA हैं, उसमें सिर्फ आपको छोटे भाई मिले, व्हाई? नहीं, और नहीं मिले ना। नहीं, आपका तो सवाल ही यही है कि ठीक है कि ये आपने खानदानी बेसिस पे चूज किया जी, तो किया है, हाँ ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं वो लीडर बन गए। नहीं ऐसे वो है, वो क्यों है फसी भाई? यही तो ये जो इख्तिलाफ इधर बना हुआ है, अगर आप बता दें वो क्यों है। मैं कह रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट आपने उनको बना दिया है, लेकिन बार बार उनको लीडर कह के वो लीडर नहीं बने। आपने एक सूबा चलाया है, ठीक है, 9 years, और उसमें आपने काम किया है, बाय एंड लार्ज जो है रिलेटिवली गुड परफॉर्मेंस है, तो उसमें तो आप लीडर है। तो शेख रशीद साहब भी लीडर हैं, वो भी पिंडी से कभी कभी वो भी लीडर है, लेकिन वो डिलीवरी लीडर नहीं है। अच्छा, उन्होंने उनको वो अगर सड़क बनाते तो वो भी लीडर होते हैं? नहीं, लीडर एक किस्म का तो नहीं होता। अच्छा, इस पे ये जो सवाल है, ये जो सवाल है, लीडर एक किस्म का नहीं होता। अगले सेगमेंट पे ये गुफ्तगू जारी रखेंगे और फसी ज़का साहब गहरा तज्जिया देंगे कि क़यादत के वो कौन से वाइटल इंग्रेडिएंट्स हैं। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी मुस्लिम लीग नवाज में घरोबंदी की जो खबरें हैं वो ज़रा जन्म ले रही हैं और फसी ज़का साहब की तो राय हम सुन चुके। अब जनाब आपकी इजाज़त के साथ अगर हम कुछ अवाम की भी राय ज़रा ले लें, उनकी भी ज़रा बात सुन लें। जी, इस मुल्क के हालात क़यामत की 31 तारीख तक नहीं ठीक हो सकते। इसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदान A to Z
सब 2 नंबरी में। इनकी जो अनबन चल रही है उसमें अब ये देख लें आप, क्योंकि अब इनके साथ इनके जो है मामलात नहीं बने हैं, जिसकी वजह से ये डिक्टेटर भी जो है ये इनके लिए बुरे हो गए हैं, हालांकि ये खुद जो है वो डिक्टेटर की पैदावार है। जनरली अगर ऐसा हो तो यानी सारी आवाम जो है वो इकट्ठे मिल के कह सकती है कि हाँ वाकई कुछ नज़र भी आ रहा है, हमारे हालात चेंज हो रहे हैं, लेकिन हालात जूँ के तू हैं बल्कि बद से बदतर हो रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो नाहल हैं, वो 50,000 में भी मुझे बजट बना के दिखा दें किचन का। टमाटर 260 रुपए, मेरे जैसा बंदा लोअर मिडिल क्लास से हो, हम नहीं ले सकते भाई। रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, वो अपनी तरफ मगन है। जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपने मसाइल हल कर रहे हैं, अपनी मुश्किलात को आसान बना रहे हैं। ज़ाहिर है अब इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं कि आएंगे तो फिर नए लोगों को चांस दिया जाए, उनको वोट दिया जाए, शायद वो लोग आके इनसे चेंज काम करें। जी जनाब, मुझे नहीं पता आपने शायद टमाटरों वाली बात सुनी थी या क़यामत वाली बात सुनी थी या 50,000 रुपए बजट वाली बात सुनी थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो सब लोग हैं ये उस मेट्रो बस से राज़ी हैं? मुझे 2 चीज़ें इसमें बहुत, एक क़यामत वाली बात और एक जो 50,000 वाली बात है, ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद आई। हाँ नहीं जो अच्छा, इससे तो बेहतर है, आपने मुझे इससे तो बेहतर है कि वो 6 लाख ऑल्टो आ ही जाते हैं, इससे तो फिर भी बेहतर है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज आपने मुझे बहुत गलत पोजीशन में डाल दिया कि मैं अब डिफेंड करूं, लेकिन जो एक कुछ इश्यूज को ऐसे सिंप्लीफाई करना कि ये कहना कि ठीक है मेट्रो ना बना दे, 6 लाख लोगों को ऑल्टो दे दे। नहीं ये देखिए, ठीक है ना, नहीं आप भी उधर ही जा रहे हैं। आपको भी वो वाहिद मिसाल मिली है जो शायद मेट्रो से भी ज्यादा बेहुदा ऑल्टरनेटिव है कि आप 6 लाख ऑल्टो ही सबको फराहम करनी है। ठीक है, ठीक, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा आप कहीं रिपेयर कर दें, देखें हमारे साथी शहजाद साहब ने भी, उनका मैं जरा रिसर्च पढ़ दूं आपको और ऐसा वो करूं जैसे मेरी अपनी रिसर्च है। मरकजी बैंक के ज़खायर 27 करोड़ डॉलर कम होकर 13 अरब 85 करोड़ डॉलर हो गए, जबकि स्केजुअल बैंकों के ज़खायर 1 करोड़ डॉलर कम होकर 5 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गए। अब मुझ जैसा सीनियर इकोनॉमिस्ट फसी भाई जब इस तरह की स्टेटिस्टिक को पढ़ता है तो मुझे, आपका दिल चाहता है कि आप सीपैक को बंद कर दें? नहीं, मेरा दिल ये बिल्कुल नहीं चाहता। मेरा यही मसला होता है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप पता नहीं कहाँ सीपैक पे जा रहे हैं। करंट अकाउंट जो करंट अकाउंट हमारा है, जो इंपोर्ट्स करंट अकाउंट, अब आपने कंफ्यूज कर देना है लोगों को, मुझ जैसे सिंपल लोगों को। अगर हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें इंपोर्ट्स नेसेस हो गए हैं, ठीक है, तो वो तो होगा। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ जी होगा। मैं सिर्फ इस हद तक जाने को तैयार हूँ कि ये अब आपने देख लिया, ठीक है, ये कर्जे पे कर्जा है, कर्जा पे कर्जा है। अब आपने अगर इसको सीपैक में और सर्कुलर डेट और मजमूई कर्जे पे ले जाना है तो ठीक है, आप कर सकते हैं, आप कौम को गुमराह तो कर सकते हैं फसी भाई, ये थियोरेटिकली आप कर सकते हैं, लेकिन बात ये है हर चीज को आप किताबों और नॉलेज की बात आपसे नहीं करता। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा। बात ये अगर आप हर किलोमीटर को वो कर लें, अभी बल्कि मुझे बताया ये जा रहा है, अगर उसको डिवाइड कर लें पर किलोमीटर तो 140 करोड़ रुपया। वेरी गुड पॉइंट। 140 करोड़ में आपके 6 लाख ऑल्टो आ सकते हैं। ठीक है, तो जो पर किलोमीटर था, अगर आपको लगता है किसने इससे सस्ता बनाया? सीपैक ने? नहीं, ये जो मेट्रो का पर किलोमीटर मैं नहीं जानता, नहीं किसने तो हम फिर इस पे बात ही नहीं कर सकते। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इससे ज्यादा सस्ता होना चाहिए? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ 40 जो है ना, ठीक है ना, 1 किलोमीटर बनता है, तो फिर हम कहते हैं ये बुरा है, अच्छा है, हम ये सब कह सकते हैं जब हमें पता है कि किसी और ने सस्ता किया। हमें इससे भी ज्यादा बेहुदा किस्म की कीमत लगानी चाहिए, इससे भी बड़ी मेट्रो पे, और फिर कहना चाहिए कि हमारे जो तमाम ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं। मैं एक और आपको तजवीज देता हूँ। जी जनाब, मसले ही हल कर देते हैं, सबको 1-1 करोड़ रुपए दे देते हैं इस मुल्क में। ठीक है ना? हमें शायद कल भी शो इसी पे कल इस पे ही शो करेंगे। 1 करोड़ कैश में देना या बैंक अकाउंट के थ्रू? और जितने लोग हमें आपारा में या रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में मिले थे उन सबको भी वो फराहम करके उनका फिर सॉर्ट लेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और फजीज़ा का साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के जरिए, और कल तक और 1 करोड़ प्रोविजन तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।